सही कहा है किसी ने। शादी का लड्डू ऐसा लड्डू है जिसको खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। अब यहाँ पर शादी में धोखे तो अभी तक बहुत हो रहे थे, लेकिन अब तलाक में भी धोखे होने लगे हैं। यहाँ पर मानसिकता कुछ इस तरह की हो गई है कि अब तो भाग रहा है भूत, इस भूत का लंगोटा पकड़ ही लो, जितना ज़्यादा लूट सको लूट लो। तो यहाँ पर इस मानसिकता के साथ भी आजकल कुछ औरतें जो हैं वो चलने लगी हैं। मैं यहाँ पर सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लड़कियाँ हैं जो यहाँ पर डिवोर्स में भी आजकल इस तरह से धोखा और एक्सटॉर्शन कर रही हैं कि पति समझ भी नहीं पाते हैं कि उन्हें कब लूट लिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13B की, आपसी समझौते से तलाक की। आजकल इस तरह की पिटीशन को बनाने के लिए और इसमें जो एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसको बनाते टाइम आपको किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें उसमें मेंशन करानी चाहिए, ये मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताऊँगा। कोई भी टेक्निकल वर्ड मैं यहाँ पर यूज़ ना करने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको एक सरल भाषा में समझ आ पाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब सबसे पहले यहाँ पर जब पति और पत्नी दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है और अब वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, या फिर उन दोनों को लगता है कि हम आपस में साथ में नहीं रह सकते हैं, हमारा रहना तो इम्पॉसिबल है, और अब तलाक नाम की ही एक ऐसी दवाई है जिसको हम पी लेंगे दोनों, तो अब आगे जीवन में जी पाएंगे, नहीं तो जीना बड़ा मुश्किल है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तो वहाँ पर हमारे कानून में एक अच्छी रेमेडी है जिसका नाम है म्यूचुअल डिवोर्स, आपसी समझौते से डिवोर्स, सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब कई बार तो ऐसा होता है कि अगर दोनों पक्ष ही समझदार हैं, तो वो म्यूचुअली आपस में बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम दोनों अलग हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत से हम दोनों की नहीं बनने वाली है। तो यहाँ पर वो सीधा-सीधा एक 13B की पिटीशन माननीय न्यायालय में दाखिल कर देते हैं और दोनों डिवोर्स लेकर अलग हो जाते हैं। लेकिन एक यहाँ पर दूसरा सिनेरियो है, जिसमें ऐसा किया जाता है कि लड़की ने जो शादी की होती है, वो एक्सटॉर्शन के लिए ही की होती है, या फिर शादी तो की थी ठीक-ठाक, लेकिन अब जाते हुए सोच रही हैं कि लूट लो पतिदेव को। तो यहाँ पर वो क्या करती हैं कि बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत सारी एफआईआरें और उल्टे-सीधे झूठे केस अपने पति पर थोप दिए जाते हैं, और फिर लास्ट में जब उन सब केसेस में कुछ नहीं मिलता है, तो 8-10 साल बाद इनको समझ आती है कि म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये अपनी फितरत से बाज नहीं आती। अब यहाँ पर ये क्या करती हैं कि एग्रीमेंट तो साइन करा लिया, उसमें अमाउंट भी डिसाइड हो गया, लेकिन एलिमनी का पैसा मिलने के बाद ये अपना कंसेंट वापस ले लेती हैं और कह देती हैं कि हमसे तो धोखे से साइन करा लिया, और फिर लड़के का जो पैसा होता है उसको भी खा जाती हैं और डिवोर्स भी नहीं देती हैं, और लड़का फिर घूमता रहता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें लड़के ने फर्स्ट मोशन पे, सेकंड मोशन पे पैसे दे दिए हैं, अमाउंट्स जो है वो लड़की को डीडी पकड़ा दिया है, चेक पकड़ा दिया है, लेकिन आज भी वो डिवोर्स के लिए ठोकरें खा रहा है और लड़की ने कोर्ट में आना ही बंद कर दिया है। तो अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर आपने डिसाइड किया है कि आप म्यूचुअली डिवोर्स फाइल करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण हो सकती है। अच्छे से एक-एक पॉइंट पर हम आज डिस्कस करेंगे और आप अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहले इस तरह की प्रोसीडिंग जब आप शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। इसे प्री डिवोर्स एग्रीमेंट कहा जाता है। इस एग्रीमेंट में ये सारी शर्तें लिखी जाती हैं कि दोनों के मध्य कितने केसेस चल रहे हैं, उनको विड्रॉ कब किस स्टेज पर किया जाएगा, कितना अमाउंट दोनों के बीच में डिसाइड हुआ है जो कि पति देगा, और किस स्टेज पर कितना अमाउंट दिया जाएगा, दोनों के मध्य शादी कब हुई थी, बच्चे किसके पास रहेंगे, बच्चों की कस्टडी किसको मिलेगी, और इन फ्यूचर मेंटेनेंस क्या रहेगा या नहीं रहेगा, एलिमनी का अमाउंट कितना है, और इन फ्यूचर दोनों के मध्य कोई भी आपसी केसेस नहीं किए जाएंगे, और ये जो एलिमनी का अमाउंट है वो एक ही बार में परमानेंट एलिमनी सेक्शन 25 में दे दी जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी 100 रुपये, 50 रुपये के एग्रीमेंट पर अगर आप लिखा-पढ़ी करवाकर अलग-अलग हो जा रहे हैं, तो ये अपने आप में इलीगल है, और इसके बिहाफ़ पे आपके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई की जा सकती हैं, और आप इसमें इस लीगल पचड़े में फँसते चले जाएँगे। तो किसी भी तरह से एग्रीमेंट के बिहाफ़ पर अपनी मैरिज को डिसॉल्व ना करें, तलाक ना लें, ये तलाक मान्य नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर 13B की एक पिटीशन माननीय न्यायालय में फ़ाइल करनी होगी, जिसमें कि ये सब डिटेल्स लिखी जाएँगी, शादी कब हुई, बच्चे कितने हैं, कस्टडी किसको मिलेगी, क्या अमाउंट डिसाइड होगा, ये सब आप उस पर मेंशन करा लें। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि
पिटीशन दाखिल कराने के बाद दोनों पक्षों में से कोई भी या फिर लड़की ये कह देती है कि मुझसे तो धोखे से साइन करा लिए, तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए आप अंगूठा भी लगवा लें। अब एक वहीं पर जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपके ऊपर 498 है, 125 डीवी, 406 और बाकी भी केसेस लगाए गए हैं या फिर कुछ केसेस हैं जो आपकी तरफ से अपनी पत्नी पर किए गए होंगे, वो किस स्टेज पर विड्रॉ किए जाएंगे, तो ये उसमें प्रॉपर मेंशन होना चाहिए पिटीशन में। और आप कोशिश करिए कि फर्स्ट मोशन पर ही वो, जब आप फर्स्ट मोशन पर डिवोर्स की पिटीशन फाइल करेंगे तो उसी दिन वो भी अपने सभी केसेस को विड्रॉ करने की एप्लीकेशन भी माननीय न्यायालय में दे। और सेकंड मोशन पर जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया है वो आप तभी उसे पेमेंट करें जब वो अपने केस विड्रॉ कर ले, क्योंकि इस तरह के केसेस में कई बार ऐसा होता है कि अमाउंट ले लिया जाता है लेकिन केस विड्रॉ नहीं किए जाते हैं। वहीं पर एक और पॉइंट है कि जो मेंटेनेंस का, एलिमनी का पैसा है जो भी आपके बीच में डिसाइड हुआ है म्यूचुअल डिवोर्स में, वो आप कैश में पेमेंट ना करें लड़की को, ना ही किसी थर्ड पर्सन को, क्योंकि अगर ये इस तरह का कैश आप इसमें दे रहे हैं और वो लेकर इसको निकल लिए तो आपके पास इसका कोई एविडेंस नहीं रहेगा और आपके साथ धोखा हो जाएगा। कोशिश करें आप अगर कैश ही देना चाहते हैं तो आप कोर्ट में ही दें, अदरवाइज़ आप डीडी या चेक से ही ये पेमेंट करें। कोई भी अमाउंट आप इनिशियली और सेकंड मोशन पे ना पे करने की कोशिश करें। आप कोशिश करिए यहाँ पर कि आप फर्स्ट मोशन में डिवोर्स की पिटीशन फाइल करिए, सेकंड मोशन में वो अपने सारे केस जब विड्रॉ कर ले उसके बाद आप सेकंड मोशन करिए, वहाँ पर आप उसे कुछ अमाउंट दे दीजिए 10%, 20%, और उसके बाद आप फाइनल मोशन पर ही उसे पूरे पैसे दें। क्योंकि यहाँ पर देखो, डिवोर्स आप ले रहे हो और अमाउंट भी आप ही को पे करना है, तो आप अपनी मर्जी से अपनी कंडीशंस पर खरीदिए ना डिवोर्स को। यहाँ पर आप ये मैं खरीदने वर्ड का ही यूज़ करूँगा, क्योंकि आप यहाँ पर खरीद रहे हैं पैसा देके किसी चीज़ को, तो अपने हिसाब से खरीदिए। दूसरा, आप बच्चों की कस्टडी का भी अपनी पिटीशन में मेंशन करवा दें कि बच्चे किसके पास रहेंगे और उनका भरण पोषण, पालन पोषण कौन करेगा। एक और चीज़ है जो आपको ज़रूर अपनी पिटीशन में मेंशन करा लेनी चाहिए कि इन फ्यूचर कोई भी मेंटेनेंस या कोई भी अमाउंट की डिमांड अब फर्दर नहीं की जाएगी। इसके बाद महंगाई भी बढ़ेगी और भी सर्कमस्टांसेस भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन अब के बाद ये अमाउंट देने के बाद कोई भी अमाउंट की डिमांड पत्नी की तरफ से नहीं की जाएगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको अपनी पिटीशन में डलवाना है वो है कि अगर कोई भी पक्ष अपने कंसेंट को विड्रॉ करता है, ये कहता है कि नहीं अब मुझे नहीं करना है, मेरा मूड बदल गया है, तो यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। ये पॉइंट आप अपनी पिटीशन में ज़रूर डलवाइए। तो इस तरह के ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी डिवोर्स पिटीशन बनाने में और उस पूरे प्रोसेस को कॉन्क्लूज़न तक लाने पे। इससे आपके साथ जो धोखा किया जा सकता है आप उससे एक हद तक बच सकते हैं और अपने समय को और अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। एक ज्ञान ही ऐसी वस्तु है जो कि आपको इस तरह के किसी भी धोखे से बचा सकती है। तो ज्ञान लेते रहिए, लीगल की नॉलेज अपनी बढ़ाते रहिए और अपने अंदर बैठे लीगल के भूत को मारते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।